चलिए अब अपन देखेंगे टॉपिक कोलाइजन। ये एक बॉडी है, मान लो U1 से जा रही है, एक बॉडी है U2 से जा रही है, ये तेज आ रही है तो पीछे वाले से भिड़ जाएगी ना, तो इस इंटरेक्शन का बोलते हैं कोलाइजन। दो बॉडी में आपस में इंटरेक्शन को कोलाइजन बोलते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो हो तीन हो, लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, इसके टाइप क्या होते हैं? अगर मान लो एक बॉडी दूसरे से टकरा रही है और काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा, जितनी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी उनका सम बाद की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। शुरुआत में दोनों चल रही थी, किसी न किसी वेलोसिटी से जोड़ा काइनेटिक एनर्जी, टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी देखी तो वो भी सेम है। तो इसे इलास्टिक कोलिजन, खाली इमेजिनेशन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में तो कुछ भी चीज़ इलास्टिक नहीं है। टक्कर होती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, फिर भी बहुत कम एनर्जी लॉस होती है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच की टक्कर के दौरान, तो वो वहाँ पर अपन कुछ मान सकते हैं इलास्टिसिटी है। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, ऐसे कोलाइजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक। एग्जाम्पल, कोलाइजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, मोस्ट अबाउट नियर। अब इन इलास्टिक कोलाइजन, इन इलास्टिक क्या होता है? ऐसा कोलाइजन जिसमें लॉस ऑफ काइनेटिक हो। आगे की लैंग्वेज तो अपने हिसाब से लिखनी पड़ती है, कोलाइजन इन विच, इतना सा तुम खुद लिख दो, कोलाइजन इन विच देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल जो डेली लाइफ के सारे एग्जांपल यही है। कोलाइजन ऑफ टू व्हीकल्स, दो व्हीकल्स का जो कोलाइजन है वो क्या है? एनर्जी लॉस होती है। अच्छा, एक होता है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन। ये क्या होता है? परफेक्ट इनइलास्टिक, जिसमें एक्सट्रीम लॉस हो काइनेटिक एनर्जी का, बहुत ज्यादा लॉस हो काइनेटिक एनर्जी का। जैसे बुलेट वॉल से टकराई थी, बुलेट तो कितनी तेज आ रही थी, बहुत ज्यादा एनर्जी टकराई तो वहीं रुक गई ना, बहुत ज्यादा लॉस हुआ ना एनर्जी का, उसी के अंदर घुस जाएगी, या किसी लकड़ी के पट्टे में टकराई तो उसी को लेके उड़ जाएगी खुद ही। तो वो आ बहुत तेज से रही थी, लेकिन टक्कर होने के बाद उसकी वेलोसिटी में बहुत कम एनर्जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत कम हो गई, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक। एग्जाम्पल, कोलाइजन ऑफ बुलेट ऑन वॉल। तो ये अपने कोलाइजन सीख लिया। ठीक है, दो बॉडी में इंटरेक्शन को कोलाइजन कहते हैं, और इलास्टिक का मतलब कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का, ये तो खाली आइडल कंडीशन मान रहे हैं, बाकी तो होगा हमेशा ही। फिर भी कोलाइजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बहुत नियर अबाउट है इलास्टिक कोलाइजन के, बहुत कम एनर्जी का लॉस होता है, नेग्लिजिबल बिल्कुल। इन इलास्टिक जिसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, ऐसे कोलाइजन को इन इलास्टिक कहते हैं। दो व्हीकल्स का कोलाइजन यही कहलाता है। परफेक्ट इन इलास्टिक जिसमें एक्सट्रीम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे बुलेट का दीवार से टकराना। अब अपन सीखेंगे इलास्टिक कोलाइजन का रिलेशन 1D में। मतलब एक बॉल है, तो U1 वेलोसिटी से जा रही है, एक बॉल है U2 से जा रही है, एंड U1 इज ग्रेटर देन U2, पीछे वाली तेज आ रही है, तो थोड़े समय बाद क्या होने वाला है? टकरा जाएगी, है ना। टक्कर के बाद क्या होगा? दोनों वापस से अलग अलग चल जाएगी, ये V1 से जा रही है, ये V2 से जा रही है। ऐसी सिचुएशन अपन इमेजिन कर लेते हैं। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर होता है? m1 v1 प्लस m2 v2। अभी u1 m1 के पास इस m1 को पहुंचा दो और m1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? u1 माइनस v1, और m2 के पास उस m2 को पहुंचा दो, क्या बचा? v2 माइनस u2। यहां तक ये दो इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन देखें तो हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m
U2 स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो अपन ने हाफ M1 U1 स्क्वायर ये वाला लिखा, हाफ से सारे हाफ कट जाएंगे, ये M1 के पास इस वाले M1 को पहुंचा दो, बचा क्या क्या U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, उस M2 के पास वो पहुंचा दो। ठीक है, यहाँ तक देख लो एक बार। अब एक काम करो, इक्वेशन ये जो थर्ड आई है ना काइनेटिक एनर्जी वाली, उसको ये फर्स्ट ये सेकंड जो आई थी ना मोमेंटम वाली, इसे डिवाइड दे दो, तो M1 से M1 कट जाएगा, M2 से M2 कट जाएगा। ये देखो मैक्स में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता था, A प्लस बी और A माइनस बी, नीचे वो माइनस वाले से माइनस काट दो तो क्या बचेगा, A प्लस बी बचेगा। ऐसे V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, तो ये V प्लस यू माइनस यू होगा ना, माइनस वाले से माइनस काट दो तो प्लस वाला बचा। कभी V1 पूछ लें अपने से तो U1 को उधर ट्रांसपोज कर दो, देखो V2 प्लस U2 माइनस U1 बचा। ऐसे अपन ये इक्वेशंस डिराइव करते जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। तो देखिए ये जो V1 की वैल्यू आई ना ये V1 की वैल्यू, इसको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। देखो ये V1 की जगह वो इतना बड़ा जो दिख रहा है ना V2 प्लस U2 माइनस U1, वो रख के तुम सॉल्व करो और फाइनली V2 फाइंड करो तो ये मिलेगा, करके देखना। और बाय चांस अगर अपन V2 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस U2 प्लस U1, V2 की वैल्यू यहाँ रख दें और फिर इसको सॉल्व करें तो अपने पास V1 की वैल्यू ये आएगी। देख लें अच्छे से, ये सॉल्व करके जरूर देखना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है लेकिन तुम्हें सॉल्व करना है। रीड कर देता हूँ क्या आ रही है, V2 बराबर 2m1 U1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर प्लस लगा के U2 लिखा हुआ है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है, V1 किसके बराबर लिखा हुआ है, U1 मल्टीप्लाई बाय m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से अपन ने ये समझा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो यहां तक हो गया होगा। अब देखते हैं अगला टर्म, तो इतना लंबा चौड़ा कोलिजन से रिलेटेड डेरिवेशन था। कभी लास्ट आंसर अपने को याद भी रखना है। कभी कहते हैं m1 और m2 बराबर है, उसके इसके लिए क्या रिलेशन आएगा। कभी कहते हैं कि भाई m1 रेस्ट में है m2 मोशन में है, तो उसके लिए बताओ, तो m1 रेस्ट में मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी वो अंदर के पॉइंट्स और दे देते हैं, केसेस दे देते हैं, तो वो मेन फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। अब देखो, अब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई सिंबल से शो करते हैं। ये क्या होता है, जब कोलिजन होता है ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका जो रेशियो होता है इसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। मैग्नीट्यूड लेना है। सपोज करो कि एक बॉल है 5 से जा रही थी और ये 10 से जा रही थी, ये 5 से जा रही थी, और टक्कर हो गई। उसके बाद ये जाने लगी 10, ये जाने लगी 5 से और वो तेज हो गई 10 से। तो इन दोनों में अंतर कितना दिखा, सेपरेशन का क्या अंतर दिखा, 5 और 10, 5, और अप्रोच का क्या अंतर दिखा, 5। तो आंसर कितना आया बन। तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और एग्जांपल कोलिजन ऑफ गैसेस या इंटर एटॉमिक पार्टिकल। तो ये रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। रेशियो भी निकाल लेते हैं, उसको नाम दे दिया। यस, तो आप ई समझ ही गए होंगे किसे बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजिलियंस भी बोलते हैं।
अब अगर ये अभी बताया ना ये 5 ये भी 5, तो 1 आंसर आया ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। और अगर ये आंसर 0 से तो बड़ा और 1 से कम है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन है। जैसे डेली लाइफ के एग्जांपल यही है कि भाई दूर दूर थी, टक्कर होने के बाद कुछ एनर्जी लॉस हो गई, अब वो मान लो कि हो गई है ये तो हो गई मान लो 2 की, और ये रह गई मान लो 5 की। तो डिवाइड डिफरेंस देखो 3 का तो डिफरेंस है, और आग कितना वैसे डिफरेंस है 15। तो आंसर दिख रहा है आपको, 0 से तो बड़ा दिख रहा है और 1 से छोटा दिख रहा है। अच्छा, अब ये देखो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 0, तो इसका मतलब एनर्जी का बहुत लॉस हुआ। जैसे एक दीवार से जाके बुलेट टकरा गई, रुक गई, तो दोनों की सेपरेशन की वेलोसिटी क्या हो गई 0। और मान लो पहले आ रही थी 150 से, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो मतलब अगर ये आंसर, ये रेशियो 0 आ रहा है तो इसका मतलब कंजर्व नहीं है, परफेक्ट है, इलास्टिक है, जैसे बुलेट ऑन 1। ये कभी कभी आंसर 1 से बड़ा भी आ जाता है। जैसे मान लो एक बॉम्ब पड़ा हुआ है, अब फट गया तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तेज हो गई। पहले पार्टिकल तो रेस्ट में थे, 0 थी, मान लो ये बॉम्ब है, इसका एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल तीसरा सब रेस्ट में। अब फटा तो मान लो कि सब पार्टिकल दूर दूर होने लग गए, मान लो कि 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मान लो, या 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो सेपरेशन की क्या आ रही है 100, और ये क्या आ रही है, एग्जैक्टली 0 तो नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो अंदर ही पार्टिकल मूव भी करते रहता है, इनफाइनाइट हो जाएगा नहीं तो आंसर, है ना। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो 0 नहीं है, मान लो 2 4 5 कुछ भी है, तो 100/2 कितना है 50। तो 50 क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा जब भी आएगा आंसर तो समझ आना एक्सप्लोसिव है। तो ये कुछ अपन को डाटा याद रख लेने हैं, देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब अपन देखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो अपने सिलेबस में सारे इलास्टिक कोलिजन ही है, देखो, है ना। तुम लोग कोई रिफ्रेशर पढ़ते हो, तुम्हारे पास अगर हो तो तुम इन इलास्टिक के भी इसमें से पढ़ सकते हो, लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपके एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज के हिसाब से आता रहेगा, ठीक है ना, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से बिल्डअप होगा। अपने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इन इलास्टिक नहीं है, अपन को इलास्टिक कोलिजन ही पढ़ना है। तो इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में देखो, मान लो एक बॉल है m1, वो u1 से आ रही है, एक बॉल है m2, वो u2 से जा रही है, इस तरह से, है ना। टक्कर हुई, ये टक्कर आ गए, और टक्कर के बाद एक बॉल तो इधर चलेगी, मान लो m1 इधर चलेगी और m2 इधर चलेगी। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, बिलियर्ड्स खेलते हैं तो एक टकराती तो एक इधर चल जाती है, एक इधर चलती है, कैरम खेलते हो टक्कर मारती है एक इधर एक इधर, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब ये जा रही है, इसकी वेलोसिटी को v1 नाम दे दो, ये जा रही है v2, और ये एंगल ऑफ सेपरेशन ये θ1 और θ2 नाम दे सकते हैं। ऐसा सिचुएशन अपन इमेजिन कर रहे हैं। अच्छा, ये x एक्सिस हो गया, और ये वाला वर्टिकल एक्सिस क्या कहलाएगा, ये y एक्सिस, है ना। ऐसे एक्सिस भी बना सकते हो, है ना। देख लो एक बार डायग्राम बना लो। अब देखो, ऐसे भी मान सकते हो कि भाई ये बॉल जो है u2 ये रेस्ट में हो, ऐसे भी मान सकते हो कि भाई एक पड़ी भी है, एक दूसरे ने आके टक्कर मारी, कैरम में ऐसे होता ना, एक पड़ी भी एक टक्कर मारी, फिर दोनों अलग हो जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसे ही मान सकते हैं। अगर ऐसा माने तो एक्स एक्सिस में देखें, इक्वेशंस बनानी है इसकी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1 u1 प्लस m2 u2, एक्स एक्सिस में रेस्ट में था, नहीं होगा तो u1 u2 लिख दो, कोई इशू नहीं, बराबर m1 v1 cos θ1। ये कहाँ से आ गया भाई, ये m1 v1 का इफेक्ट एक्स एक्सिस में कितना होगा, ये ऐसे कंपोनेंट निकालना सिखाया ना, इसका ये बेस क्या होता है, हाइपोटेनस cos θ, हाइपोटेनस में क्या m1 v1 cos θ, ऐसे इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, m2 v2 cos θ। 4th चैप्टर में सिखाया कंपोनेंट, ट्राइंगल बन रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस पे बेस किस निकालते हैं, हाइपोटेनस cos θ, ये बेस किस निकालते हैं, बेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक्स एक्सिस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, m2 v2 cos θ2।
चलो अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। अब ये बॉल शुरुआत में वाई एक्सिस में जा रही है क्या, ऐसे जा रही है क्या, ऊपर कंपोनेंट है क्या, नहीं वाई में थोड़ी जा रही है, एक्स में जा रही है। अब टक्कर के बाद तो ये ऊपर भी जाने लग गई, आगे भी बढ़ रही है, ऊपर भी जाने लगी, तो वाई कंपोनेंट कैसे निकालें। ये θ1 है तो ये भी θ1, इसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। 4th चैप्टर में सिखाया ना परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा m1v1 sin थीटा, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा m2v2 sin θ2। लेकिन ये नीचे है तो इसको माइनस में ले रहा हूँ। तो शुरुआत का मोमेंटम बराबर बाद का मोमेंटम, y एक्सिस में बाद का मोमेंटम m1v1 sin θ1 और इसका प्लस m2v2 sin θ2, लेकिन ये माइनस में नीचे है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब इस माइनस को उधर लिया इक्वल टू के, तो रिजल्ट निकल गया। तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में अपन ने ये इक्वेशन निकाल दी कि y एक्सिस में क्या रिलेशन निकलेगा और x एक्सिस में क्या रिलेशन निकलेगा। तो ऐसे अपन ने डेरिवेशन करा है, देख लें अच्छे से ध्यान से। चलिए, तो इस तरह से आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीख लिया है। आपने वर्क सीख लिया है, वर्क के डायमेंशंस, वर्क के यूनिट, है ना। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वर्क का फॉर्मूला, वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो वर्क का फॉर्मूला। वर्क के बाद एनर्जी सीख ली, एनर्जी का आपने अल्टीमेट सोर्स भी सीख लिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया, कैलकुलस मेथड्स भी सीख लिया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सीखी, ग्रेविटी के द्वारा कितनी होती है वो सीखी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी खींचा तो अंदर कितनी स्टोर हो गई ये सीखा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी मैंने सिखा दिया आपको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सीखने के बाद, एनर्जी सीखने के बाद आपने क्या देखा, आपने कोलाइजन सीखा, 2 बॉडी का टकराना। कोलाइजन के 3 टाइप देखे आपने, इलास्टिक जब एनर्जी का लॉस ना हो, है ना, और इनइलास्टिक जब एनर्जी का लॉस हो, जो डेली लाइफ में होता ही है, और परफेक्ट इनइलास्टिक बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस है। फिर आपने देखा कि सेपरेशन की वेलोसिटी और अगर इनिशियल जो वेलोसिटीज़ हैं उनका अगर रेशियो निकालें, है ना, अप्रोचिंग वेलोसिटीज़ और सेपरेशन की वेलोसिटी का, सेपरेशन की वेलोसिटी 5-10 ऐसे एग्जाम्पल दिखाया था ना, उनका रेशियो निकाला और 1 आए, उस रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेलिजियंस बोलते हैं, है ना। और उसका रेशियो अपन क्या जानते हैं, अगर 1 आया तो इलास्टिक है, 0 और 1 के बीच में आया तो इनइलास्टिक है। ठीक है ना, ये अपन ने सीखा। 0 आया तो परफेक्ट इनइलास्टिक है, और अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, मतलब वो रेशियोज हैं, उसका नाम ई रख दिया, क्यों घबरा रहे हो, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो एक्सक्लूसिव, मतलब जैसे बॉम्ब फूटता है तो फिर सेपरेशन की वेलोसिटी बहुत तेज होती है। ठीक है, उसके बाद अपन इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन के रिलेशन सीख लिए। तो इतना आपको अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली कर लेना है, लिख लिख के डेरिवेशन कर लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रिलेशन डिराइव करा अपन ने, ग्राफ बनाया अपन ने, है ना। ठीक है, अच्छा अब ये एक चीज़ और देख लें। जैसे मान लो कि अपन बॉडी को रिलीज करते हैं ना, ये हाइट से ऐसे नीचे आती है ना, तो जब ऊपर होती है तो खाली कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल, है ना, होती कि नहीं होती, होती ना भाई पोटेंशियल। और छोड़ते हैं तो पोटेंशियल कम होती जाती है, काइनेटिक बढ़ती जाती है, और नीचे आते आते क्या हो जाती है, मैक्सिमम काइनेटिक नहीं हो जाती, हो जाती कि नहीं हो जाती। चलो, तो इसको अगर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो मान लो कि ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, h हाइट मान लो, h हाइट पर थी, यहाँ से ग्रेविटी से h हाइट पर थी, तो मैक्सिमम कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। ठीक है, मैं मान लो कि इस लाइन को पोटेंशियल एनर्जी की लाइन शो कर रहा हूँ और इस लाइन को काइनेटिक एनर्जी की, तो मैक्सिमम पोटेंशियल थी, ये मैक्सिमम पोटेंशियल, और काइनेटिक कितनी, 0। अब जब इसको छोड़ा तो पोटेंशियल तो कम होती जा रही है, इधर जा रहा हूँ, और काइनेटिक बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गई। मान लो कि बॉल है, यहाँ पे जाके टक्कर मारी, टक्कर मार के वापस भी तो उछलती है, यहाँ पर तो मैक्सिमम हो गई टक्कर, फिर वापस जब उछल रही तो काइनेटिक कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। ऐसा अपन ने ये ग्राफ देख लिया। ये ग्राफ स्प्रिंग के साथ भी हो सकता है कि स्प्रिंग है, अपन ने इसको खींचा, खींच के यहाँ होल्ड करा हुआ है, तो ये पोटेंशियल मैक्सिमम छोड़ा तो बीच की पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम, यहाँ पे गया था पोटेंशियल, और वापस से बैक जा रही है, तो उल्टा ग्राफ बना दो। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया अपना काइनेटिक और पोटेंशियल में रिलेशन वाला। तो जब पोटेंशियल ये थी, है ना, तो काइनेटिक ये थी।
देख लें अच्छे से। अच्छा ऐसे दूसरी तरह से और सोच लो, ऐसे भी सोच लो, चलो मान लो इसको जीरो लाइन ले लेता हूँ, मान लो कि जब पोटेंशियल, ये एनर्जी की लाइन, काइनेटिक को छोड़ो, इसको एनर्जी बोल देता हूँ, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये एनर्जी की लाइन ले ली, जब पोटेंशियल ये पूरी एनर्जी की लाइन है ना, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल पर थी तो काइनेटिक क्या थी, मैक्सिमम लेवल पर। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी तो काइनेटिक मैक्सिमम थी। अब जब पोटेंशियल बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक घटती जाएगी। ऐसे सोचो, जब काइनेटिक मैक्सिमम थी तो पोटेंशियल जीरो, तो धीरे धीरे काइनेटिक कम होती जाती है तो पोटेंशियल बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। काइनेटिक जब जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है। फिर वापस से जब कहने वाले पोटेंशियल काइनेटिक का इस तरह से ग्राफ का रिलेशन आप बना सकते हैं। अलग अलग तरह से मैंने समझा दिया, अलग अलग सिचुएशंस में मैंने समझा दिया, ठीक है।